आज की वीडियो में आप जानेंगे प्रेगनेंसी के चौथे ट्राइमेस्टर के बारे में। जी हाँ, आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर हैं, तो ये डॉक्टर साहिबा चौथा ट्राइमेस्टर क्या डिस्कस कर रही हैं। सो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। फोर्थ ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू डिलीवर। जो आपका परप्यूरियम है या जो आपका छिले का पीरियड है, उसको हम फोर्थ ट्राइमेस्टर कहते हैं। बिकॉज ये वो पीरियड होता है जिसमें अभी तक आपकी बॉडी में आने वाले चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता रिवर्ट होते हैं। हमारी बॉडी एक मशीन नहीं है, हमारी बॉडी एक साइंटिफिकली चलने वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं होता। एक प्रोसेस होता है जो शुरू होता है, अपना टाइम पूरा करता है और वापस रिवर्ट होते हुए भी उसको थोड़ा बहुत वक्त दरकार होता है। 40 दिन छिले का पीरियड जो है वो हम उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज हमें रिलीजियसली भी शरई तौर पे बताया गया है कि जब एक औरत जचकी के बाद बच्चा पैदा करने के बाद उसको 40 दिन के बाद जो है उसको पाकी मिलती है। उसके बाद उस 40 दिन के बाद वो वापस अपनी जो डेली रूटीन है, जो रिलीजियस रूटीन्स है, उनको फॉलो कर सकती है। तो बिल्कुल साइंस में भी ऐसा ही है। 40 डेज तक मैक्सिमम चेंजेस जो है बॉडी के वो रिवर्स हो चुके होते हैं। बाकी जो चेंजेस हैं वो अगले 1.5 से 2 माह के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सो फोर्थ ट्राइमेस्टर जो है वो डिलीवरी के अगले 3 माह को कहा जाता है। अब आज की वीडियो में हम एक रैंडम सी डिस्कशन करेंगे, चाहे आपकी डिलीवरी हुई है या चाहे आपका सी सेक्शन हुआ है, इन दोनों केसेस में कॉमनली आपको क्या करना है। डिलीवरी के फौरन बाद, सी सेक्शन के फौरन बाद हम आपको पेन किलर्स देते हैं, हम आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसका लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। डिलीवरी में अगर आपको कट लगा है तो उस कट की सेफ्टी के लिए, उसकी इन्फेक्शन से बचाव के लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। जब आपको घर भेजा जाता है तो 7 डेज की एंटीबायोटिक्स के साथ साथ 7 डेज का ही पेन किलर दिया जाता है। स्पेशली वो मॉम्स जो सी सेक्शन मॉम्स होती हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ऑपरेशन के बाद दर्द होना एक नॉर्मल बात है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तीसरे ही दिन जो है आप खड़ी हो जाएंगी और आप घर के काम काज शुरू कर देंगी। एटलीस्ट सी सेक्शन के बाद रिकवर होने में, एक नॉर्मल रूटीन अपनाने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। और इस टाइम पीरियड पे आपको जब भी पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है, आपको पेन किलर खा लेनी चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग। आपकी बॉडी जो है वो रेडी होती है टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। जो खवातीन ये कहती हैं कि दूध नहीं आ रहा या बच्चा दूध नहीं पी रहा, ट्रस्ट मी, उसमें सिर्फ नेग्लिजेंस है। बिकॉज आपकी ये नहीं है कि आपकी आज डिलीवरी हुई और आपकी जो है उस दिन से जो है दूध बनना शुरू हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपकी बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उस दिन से रेडी है जिस दिन से आपको प्रेगनेंसी हुई है। बिकॉज ये एक प्रोसेस है जो जैसे कि मैंने बताया कि ये अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करती है। सो जब बच्चा पैदा होता है तो आपको बच्चे को डायरेक्टली माँ के ब्रेस्ट के साथ लगाना है, सो दैट बच्चा उसको लैच करे। बहुत सी फैमिलीज में आज भी ये एक मिथ पाई जाती है कि क्लोस्ट्रम यानी अर्ली मिल्क, जो कि येलो या ग्रीन या ब्राउन कलर का होता है, वो बच्चे को नहीं देना क्योंकि ये जहरीला दूध है, इससे बच्चा बीमार होता है। और ये सबसे बड़ा कुफराने नेमत है। क्लोस्ट्रम इतना इम्पोर्टेंट जो है वो एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपके होने वाले बच्चे को दी है, जिसमें मैक्सिमम विटामिन हैं, जिसमें एंटीबॉडीज हैं, जो आपके बच्चे को अगले 2 साल तक होने वाले पेट की बीमारियों से, छाती की बीमारियों से, नमूनिया से और किसी भी किस्म की इंटॉलरेंस से बचा सकता है। यहाँ तक कि क्लोस्ट्रम इतना स्ट्रांग होता है कि अगर जायदा बच्चे को सांप काट जाता है और वो बच्चा ऑन ब्रेस्ट फीड होता है, उसने क्लोस्ट्रम लिया होता है, तो उस बच्चे को उस सांप के जहर का असर बहुत मिनिमल होता है, क्योंकि क्लोस्ट्रम में एटीएस यानी एंटी टेटनस सीरम पाया जाता है। सो प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को फौरन ब्रेस्ट के साथ जरूर लगाएं। अगर आपने बच्चे को फीडर दे दिया, इंसान शुरू से ही आसान पसंद है, सहल पसंद है, तो फीडर का निपल बच्चे के लिए सक करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ब्रेस्ट निपल। उस पर बहुत मेहनत लगती है। जो फीडर का निपल है वो बहुत इजीली सकल हो जाता है, वो आराम से दूध पी लेता है, उसका पेट भर जाता है। सो वो फिर आपको तंग करेगा, वो फिर आपको एटीट्यूड देगा कि जब आसानी से काम हो सकता है तो आप मुझे मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं। सो जितना अवॉइड आप फीडर को कर सकते हैं, अनलेस कि आप बेबी की हैबिट मेंटेन कर लें, उतना उसको प्लीज जरूर अवॉइड करें।
आजकल जैसे सर्दियाँ हैं, मैं हमेशा अभी रिसेंटली भी एक मैंने वीडियो अपलोड की थी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं बेबीज़ को बाथ देने के बारे में, नहलाने के बारे में। जब बेबी हॉस्पिटल से घर जाता है, तो हम वैसे तो उसको ऑलरेडी नीट क्लीन करके आपको देते हैं, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ में बच्चे को नहलाने का रिवाज है, तो प्लीज़ आप ये करें कि कमरे को, जैसे आपने कमरे में अगर इन्वर्टर चलाया है या हीटर चलाया हुआ है, तो कमरे में टब में गर्म पानी डालकर उस बच्चे को बाथ दें, बच्चे को वॉशरूम में ना लेकर जाएँ, क्योंकि आजकल वॉशरूम्स भी बहुत ठंडे हैं और अगर इसी एज में बच्चा जो है उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। प्लीज़ पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। 10 से 12 ग्लास तो आपने रूटीन में पानी पीना है। जो जो आपको कहते हैं कि पानी पीने से पेट बढ़ जाएगा, उनके अपने पेट बड़े होते हैं। प्लीज़ आप पानी ज़्यादा पिएँ, ताकि इन 9 माह में हुए जो आपकी बॉडी में केमिकल्स, हार्मोन्स जो आपके स्टोर हुए होते हैं, वो फ्लश आउट हो जाएँ। आपकी किडनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्लश कर दें, ताकि आप वापस अपने जो है आपकी स्किन फ्रेश हो सके, आपकी बॉडी फ्रेश हो सके। आपका बल्कि जितना आप पानी पिएँगी, आपका वेट उतनी जल्दी लूज़ होगा। अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट ज़रूर लाएँ। देसी घी और इसमें बनी हुई चीज़ें लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूर लें, पंजीरी ज़रूर लें, मौसम बहुत अच्छा है, हलवे ज़रूर खाएँ, बट जस्ट 1 और 2 टेबलस्पून्स। 1-2 चम्मच से ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा फैटनिंग चीज़ें नहीं लेनी, वरना अगर आप इस चीज़ का जो है प्रिवेंशन नहीं करेंगी, तो फिर आपका वेट जो है वापस आपकी प्री प्रेग्नेंसी स्टेट पर नहीं जाएगा। आप जितनी जल्दी मोबिलाइज़ होंगी, ट्रस्ट मी, जितनी जल्दी आप अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगी, रेगुलर करेंगी अपनी डेली एक्टिविटीज़, उतना जल्दी आपका जो है आप हेल्दी होंगी, उतना जल्दी आपके टिश्यूज़ जो हैं वो हेल्दी होंगे, उनको रिस्पॉन्स आएगा। बिकॉज़ जैसे-जैसे आप मूव अबाउट करेंगी, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, जहाँ-जहाँ ब्लड सर्कुलेशन पहुँचती है, तो वो टिश्यूज़ जो है वापस हील होने लग जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट 8th डे पे स्टिचेस खुलवाने आई, ये मैं बहुत कोट करती हूँ ये वाकया। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं करवट ले सकती हूँ? दैट वाज़ अ शॉक टू मी, क्योंकि उसको ये कहा गया था तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सो तुम ना करवट ले सकती हो, ना तुम हिल सकती हो, ना तुम लेग्स इकट्ठी कर सकती हो। वो वॉशरूम के लिए भी 3 लोगों का सहारा लेकर जाती थी, उन पे वज़न डालकर जाती थी। सो प्लीज़ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आपके टाँके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि खुदा न ख़ास्ता अगर आप बेड से गिर भी जाती हैं, तो आपके टाँकों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो प्लीज़ अपना ख़्याल रखें, अपने आप को मोबिलाइज़ रखें, जितना चल फिर सकती हैं, जितना अपनी डाइट इम्प्रूव कर सकती हैं, वो करें, बच्चे के साथ अपना बॉन्ड बनाएँ और अपने आप को इतना एक्सर्ट ना करें कि आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाए। बस रूटीन में थोड़ा-थोड़ा जो है अपना ये इन 3 माह के अंदर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको नॉर्मलाइज़ कर सकती हैं। सो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो डेफिनिटली आपका 4th ट्राइमेस्टर भी बहुत ईज़ी गुज़रेगा।